कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा वीक रहेगा वो नवंबर का 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन बिटवीन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसमें हम 20 बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, द ब्राइट क्लासरूम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे है। आप हमें वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको क्लास से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पीएम मोदी विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 ग्रुप ऑफ G20 लीडर समिट हेल्ड इन नवंबर। हमें G20 से रिलेटेड 3 नीचे स्टेटमेंट दी गई है ABC। हमें पूछा गया है कि ये 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये रिलेट किससे करती है? ये हाल ही में मोदी साहब ने जो विजिट किया है ग्रुप 20, जिसको G20 हम समिट बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, G20 समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है ये, और इसकी पहले हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए G20 समिट क्या है। क्योंकि G20 समिट जो इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये कब से इस्टेब्लिश है? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 से। और स्टार्टिंग में ये मीटिंग होती थी, ये फाइनेंशियल जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, और जो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक रहता है, जैसे कि हमारा कौन सा है RBI। जो RBI का जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, इंडिया का RBI है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट टाइम जो G20 लीडर समिट हुई थी, जिसमें इन्वॉल्व किसको किया गया था G20 के अंदर? किसको? जो पहली बार जो कंट्रीज के हेड इन्वॉल्व हुए थे, जो कंट्री थे उनके हेड इन्वॉल्व कब हुए थे? ऐसी पहली बार कब हुई थी? ये 2008 के अंदर। और ये इसका उस टाइम में क्या हुआ था कि ग्लोबल क्राइसिस आया था, रिसेशन आया था ना 2008 के अंदर। उस टाइम इसकी नीड लगी कि हमें लीडर्स को भी इकट्ठा होना चाहिए और डिस्कस करें अपने अपने कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को और सॉर्ट आउट करें मिलके उस चीज़ को। तो 2008 से जो लीडर्स हैं कंट्रीज़ के, वो इकट्ठे बैठ के इस समिट में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और G20 जो करंट मेंबर्स हैं, हाल ही में जो करंट मेंबर्स हैं वो 19 मेंबर्स हैं। हालांकि G20 इसका नाम जरूर है, लेकिन हाल जो करंट मेंबर्स हैं वो इसमें अभी 19 ही मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसमें मेंबर है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके जो 2 रीजनल बॉडीज़ है, इसमें जो 19 मेंबर्स हैं, इसमें 2 रीजनल बॉडी है। रीजनल बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है इसमें यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और एक है अफ्रीकन यूनियन। AU और EU दोनों से आप इसको याद रख कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये 2 हैं। और जो G20 से जो फैक्ट है जो हमें बेसिकली पूछे जाते हैं वो ये है कि ये G20 जो कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड की GDP का 80% है जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उस कंट्रीज़ की होती है। G20 जो कंट्रीज़ है टोटल वर्ल्ड की जो 80% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल कंट्री इसमें इन्वॉल्व है और काफ़ी मास लेवल पे ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ G20 जो कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2/3 पॉपुलेशन। ये फैक्ट आपको ऐसे लगता होगा कि इररेलेवेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि G20 के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द 2025 G20 समिट वाज हेल्ड अंडर द थीम सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि थीम यही रही थी जो हाल ही में G20 समिट हुई है, इसकी थीम यही थी। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द समिट इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की है इंडिया ने, तो इसकी ये स्टेटमेंट में हमारी सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, एट द इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग,
ही प्रपोज द क्रिएशन ऑफ IBSA, इसको फुल फॉर्म क्या है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इनोवेशन अलायंस। एक अलायंस इसको क्रिएट किया गया है टू शेयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आंसर बनेगा वो रहेगा डी, ऑल ABC, और जो स्टेटमेंट है हमारी सही है। और ये इसके साथ साथ आप पढ़ते चलिएगा, जो G20 समिट हुई है ये, इसका एडिशन कौन सा था, G20 है तो 20th एडिशन। इसमें आप इसको याद रखने के लिए एक चीज़ देख सकते हैं कि 20th एडिशन था इसका, और ये कहाँ पे हुई थी, ये साउथ अफ्रीका में हुई थी। और साउथ अफ्रीका में भी कहाँ पे हुई है, जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पे हुई है, जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका में हुई है। और फर्स्ट टाइम ये जो साउथ अफ्रीकन जो ये कंटिनेंट है, अफ्रीकन कंटिनेंट ने पहली बार फर्स्ट टाइम इसको ये क्या किया, होस्ट किया है अफ्रीकन कंटिनेंट में। अफ्रीकन कंटिनेंट इसने होल्ड किया, इसको होस्ट किया है। थीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके जो होस्ट किसने, साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। और इसको साउथ अफ्रीका में किसने होस्ट किया था, इसको साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने। इससे आपको ये याद आसानी से रहेगा कि इनके प्रेसिडेंट कौन है, क्रिसिल इसके कौन है, रामाफोसा, क्रिसिल रामाफोसा इनके प्रेसिडेंट है। और इसका आउटकम, क्योंकि कोई भी समिट होती है उसका आउटकम तो हम डिस्कस जरूर करते हैं कि आउटकम क्या रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट समिट रहती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये समिट हुई थी, इसकी आउटकम क्या रहा है, इसमें एक मिशन 300 इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया इसको। ये क्या करेगा टू प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिसिटी 300 का मतलब क्या है, इसमें 300 मिलियन जो पीपल्स हैं अफ्रीका के अंदर, उनको कब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, 2030 तक। ये गोल सेट किया गया है कि हम इसको अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि वर्क इसमें इकट्ठा इंडिया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलके इसमें काम करेंगे। और इसमें किस चीज़ पे काम करेंगे, ग्रीन इनोवेशन पे, ठीक है, और AI फॉर पब्लिक गुड। क्योंकि AI का अभी हाल ही में क्या इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव इसमें काम में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन AI का किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक गुड में काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। और इसके साथ साथ आप पढ़ते चलिए कि नेक्स्ट जो G20 समिट है वो 2026 में होगी। और कि कहाँ पे होगी, ये डोरेल में होगी, और USA के अंदर। और डोरेल कहाँ पे है, फ्लोरिडा। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। फ्लोरिडा, यहाँ पे आपको डोरेल नाम आएगा, फ्लोरिडा आ सकता है, USA तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट कंट्रीज का नाम देके। तो मैंने 3 आपको बताया, ये तीनों आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर विद गावी द वैक्सीन अलायंस इन नवंबर 2025 टू अनाउंस अ लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। क्या है कि जो पहले तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप किसके साथ की है। ये गावी एक वैक्सीन अलायंस है, इसके साथ किस लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है, ये क्या करेंगे, जो मलेरिया की जो वैक्सीन है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ये काम करेंगे। तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके साथ टाई अप किया है। तो इसके यूनिसेफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इनकी हेड कौन है। ये इनकी हेड आप याद रखिएगा, कैथरीन रसल। इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखिएगा यूनिसेफ से रिलेटेड, कि यूनिसेफ के हेड कौन है। ये है कैथरीन रसल, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया, इन नवंबर ए मैसिव वोल्केनिक ऐश
plumb drifted across key India Gulf flight corridor after the eruption of Haile Gobi volcano located in the Horn of Africa region. The disruption led to widespread cancellation of Indian airlines. The Haile Gobi volcano is situated in which country? बेसिकली क्या है कि हाल ही में क्या है कि हैली गोबी ज्वालामुखी के अंदर क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। उसके कारण क्या हुआ था कि जो उसकी राख थी वो काफ़ी फैल गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो एयरलाइंस थी उनको अपनी उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द करनी पड़ी थी। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो हैली गोबी वोल्केनो है ये कहाँ, किस देश के अंदर है, किस कंट्री में है। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट मार्क करके चलते हैं कि ये इथोपिया के अंदर है। इथोपिया है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पीएम मोदी विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। हाल ही में क्या है कि मोदी साहब ने विजिट किया है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। हमें क्या बताना है, नीचे 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है ABC, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ही पार्टिसिपेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव हेल्ड इन कुरुक्षेत्र। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि गीता जयंती महोत्सव है जो हमारा कहाँ पे हुआ है, कुरुक्षेत्र में। ही अटेंडेड, तो इस हमें नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है ABC, हमें बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि हमें बताया गया है कि जो इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव है कहाँ हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ही अटेंडेड द स्टेट लेवल कमेमोरेशन ऑफ 350 मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये 350वीं इनकी क्या थी, शहीदी दिवस था गुरु तेग बहादुर जी का, जो इन्होंने अटेंड किया है। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही रिलीज अ 350 कमेमोरेटिव कॉइन along with 5 रुपीज स्टैंप मार्किंग द 350 शहीदी दिवस। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है कि इन्होंने 350 रुपए का एक कॉइन है जो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन इसकी याद में इन्होंने लॉन्च किया है, और 5 रुपए की जो स्टैंप है वो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। और गीता जयंती महोत्सव जो है इसकी क्या है, इसको आप याद रखिएगा कि इनकी पार्टनर स्टेट कौन सी है। तो बच्चों सी जो स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही रिलीज आर 350 कमेमोरेटिव कॉइन अलॉन्ग विद 5 रुपीज स्टैम्प मार्किंग द 350 शहीदी दिवस। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, जो गीता जयंती महोत्सव था 2025 का, इसमें जो पार्टनर स्टेट होती है जिसके जो पार्टनरशिप करती है इस प्रोग्राम में कि उनके इवेंट्स दिखाए जाएं, उनकी सांस्कृतिक धरोहर दिखाई जाए। तो वो कौन थी इसमें, वो स्टेट थी MP, मध्य प्रदेश थी इसमें। और जो इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी थी, पार्टनर कंट्री कौन सी थी, इंग्लैंड इसमें पार्टनर कंट्री थी। तो इससे रिलेटेड यही फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। अब बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री इनैगुरेटेड 2 डॉपलर वेदर रडार सोलर पावर सिस्टम एंड ए मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन नवंबर 2025। बेसिकली क्या है कि हमें पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री ने ये 2 डॉपलर जो वेदर रडार होते हैं ये इंस्टॉल्ड किए हैं, और एक मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम भी इस्टेब्लिश किया है। वो कौन सी मिनिस्ट्री ने इस पे काम किया है, जो इस पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। और जो 2 डॉपलर वेदर रडार हैं ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं, ये आप नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें कहाँ पे एक है रायपुर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये इस्टेब्लिश किया गया है। और दूसरा है मैंगलोरू है, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में ये कर्नाटका में इस्टेब्लिश किए गए हैं।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो नवंबर में, कौन सी कंट्री है जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे कोई पोलियो का केस नहीं है और उसे पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो आप ये नोट कीजिएगा, ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और ये क्या हुआ था कि इंडोनेशिया को पहले भी 2014 के अंदर भी ऑफिशियली इसको क्या किया गया था? पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि 2022 में वहां पे केसेस दिखे थे, तो ये जो इनका स्टेटस था इसको कैंसिल कर दिया गया था। और अब 2025 में वापस इसको क्या किया गया है? जो पोलियो फ्री है वो स्टेटस इसको दिया गया है कि वहां पे अब कोई पोलियो केसेस नहीं है। और जो हाईली इफेक्टेड है जो पोलियो केसेस से, वो कौन से है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 2 कंट्री है जिनमें क्या है, ये पोलियो काफ़ी मात्रा में केसेस मिल रहे हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टेड केसेस। इसमें यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है? अच्छा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि काफ़ी मात्रा में जो पोलियो केसेस हैं वो काफ़ी मिल रहे हैं। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, हु विल एज्यूम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इन 2026 एज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हमसे पूछा गया है कि कौन है जो चेयर को होस्ट करेगा, एज्यूम करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। 2026 में होगा ये। तो बेसिकली जो इसको हेड करता है, इसको जो चेयर करता है, उस कंट्री का चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ही इसी चेयर को क्या करता है? एज्यूम करता है। तो इंडिया कर रही है इस चीज को। तो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बेसिकली आपसे जो पूछा गया है वो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये कौन है? ज्ञानेश कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC। ठीक है, अब बढ़ते हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? Who was crowned Miss Universe 2025 at 74th edition of the pageant held in Thailand नवंबर 2025 में क्या हुआ है कि मिस यूनिवर्स चुनी गई है। और ये इसका कौन सा एडिशन था? ये 74th एडिशन, 74वां एडिशन था मिस यूनिवर्स का। हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी, किसी को क्या चुना गया है? मिस यूनिवर्स चुना गया है 2025 के लिए। जो हमारा आंसर है वो है ई, फातिमा बोश फर्नांडीज। ये कहाँ से है ये भी आप याद रखिएगा, ये मैक्सिको से रिलेट करती है, मैक्सिको की है ये। तो और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और ये काफ़ी चर्चा में इवेंट हुआ था, क्योंकि जो यहाँ के जजेस थे उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। और बताया गया काफ़ी इसमें गड़बड़ियाँ भी थी। अब बढ़ते हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट वेयर मथुरा पोशाक एंड मेरठ बुगुल रिकॉग्नाइज फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिसन सिग्निफिकेंस रिसीव GI टैग स्टेटस इन नवंबर। GI टैग से रिलेटेड पिछले जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, हमने उसको ब्रीफ में डिस्कस किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको नहीं पता GI टैग क्या है वो उस लेक्चर को जरूर देखें। पर लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो मथुरा पोशाक है और मेरठ बिगुल है, इनको हाल ही में क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। तो ये किस स्टेट से रिलेट करते हैं, किस स्टेट की ये धरोहर है जिनको GI टैग मिला है? तो ये कौन सी स्टेट है? ये हमारा आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश है जो, उससे ये रिलेट करते हैं। और यूपी से रिलेटेड एक फैक्ट और बताता चलूं। अब ये जो 2 मिले हैं इनको GI टैग, इसके साथ साथ 79 जो GI टैग हो गए यूपी के पास। जो यूपी के 70 मतलब आप मान के चलिए, जो यूपी के 79 प्रोडक्ट्स हैं यूपी के, उनको GI टैग मिल गया है। तो ये वहाँ की क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के। GI टैग का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये रीच को बढ़ाता है। और जो वहाँ पे बायर्स हैं, किसी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो पहला क्या चेक करेगा? वो GI टैग चेक करेगा कि किस
हमें सपोज कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, सपोज कि आपको कोई साबुन खरीदनी है, ये बेसिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आप चेक करोगे कि वो जीआई टैग कहाँ, उसको किस जगह की साबुन को जीआई टैग मिला है। वो वहाँ की एथेंटिसिटी को दिखाएगा कि वहाँ पे जो चीज़ है, किसी गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं देती जीआई टैग, कुछ ना कुछ चीज़ होती है। तो आप जीआई टैग चेक करके वहाँ से वो चीज़ें परचेज कर सकते हो। वो आपको किस चीज़ की गारंटी देते हैं? अथेंटिसिटी की गारंटी देते हैं। इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला है तो वो क्या करेगा, उस जगह को उस चीज़ का व्यापार बढ़ाएगा। तो ये बायर्स के लिए भी एक तरह से हेल्प करता है और सेलर्स के लिए भी, दोनों के लिए हेल्प करता है। और यूपी के अंदर 79 प्रोडक्ट्स को मैं बता दिया था कि 79 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इसके बाद कौन है? तमिलनाडु, 69 है उनके पास जीआई टैग। यूपी में बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उनको जीआई टैग मिले हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उनको जीआई टैग मिले हैं। और काशी है यूपी के अंदर, उसमें 30, अकेले काशी को 37 जीआई टैग मिले हुए हैं। काशी जो सिटी है उनको 32 उनको जीआई टैग मिले हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। नेम द स्टेट दैट लॉन्च इंडिया फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो इन नवंबर, इस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव R&D एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम। हमें उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे हाल ही में क्या लॉन्च किया है, सिंगल यूज, जो सिंगल यूज के अंदर जो बायो प्रोसेस डिजाइन होंगे और स्केल अप फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, जिसका नाम क्या है? वन बायो। वो नवंबर में इस्टेब्लिश किया गया उसको। और तो स्टेट का नाम बताना है कि कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? ये हमारा आंसर रहेगा बी, तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में इस फैसिलिटी को ओपन किया गया है। अब हमारा बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? वेयर डिड द 19th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19th फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म, जंगल वारफेयर एंड हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन बिगिंस इन नवंबर। जो हमसे पूछा गया है ये कि सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हुई तो इंडिया के अंदर है, लेकिन ये कहाँ पे हुई है? जो हमारा आंसर है वो रहेगा पिथौरागढ़। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आपको जो जगह हुई है, सपोज कि स्टेट का नाम पूछा गया तो उत्तराखंड, और स्टेट का नाम के साथ आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम भी पता हो, ताकि डायरेक्ट अगर पूछा जाए, सपोज कि आपको इम्फाल दे दिया, शिलोंग दे दिया, पिथौरागढ़ दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप स्टेट के साथ साथ जो ये जगह होती है उस जगह का नाम भी जरूर याद रखिएगा। और ये बेसिकली इसका जो एम था इस एक्सरसाइज का, वो काउंटर टेररिज्म के लिए था और जंगल वारफेयर के लिए था, और जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे निपटाया जाए, तो उसके लिए भी ये सूर्य किरण ड्रिल थी, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और इसमें इसके साथ साथ इंडिया और नेपाल के बीच में था। और नेपाल से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि आपको नेपाल के प्रेसिडेंट पता हो, जिनका नाम क्या है? रामचंद्रा। क्या नाम है? रामचंद्रा इनके प्रेसिडेंट हैं। और इनके पीएम कौन है नेपाल के? वह सुशीला कार्की इनके पीएम है। अब बढ़ते हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विच कंट्री बिकम द 6th फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ड्यूरिंग द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो 12th क्वेश्चन में क्या है कि नेशनल एनएसए की जो हाल ही में क्या हुई है, मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, हमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्री क्या बन गया 6th फुल मेंबर। पहले इसमें 5 मेंबर थे, अब इस जो नई कंट्री है उसके साथ 6 मेंबर हो गए हैं। तो हमें बताना है कि उस कंट्री का नाम क्या है। जो कंट्री है वो कौन सी है? सेशल्स। ये सेशल्स है जो कंट्री है। और ये क्या है कि 2025 में ऐड हुई है। 2025 में ये कंट्री ऐड हुई है। और 2022 में कौन सी हुई थी? 2022 में भी एक एक्सरसाइज, ये जो समिट हुई थी उसमें कौन सी हुई थी? मॉरिशस। वो कौन सी कंट्री थी? मॉरिशस थी, जिसको ऐड किया गया था। और
2024 में, 2024 में बांग्लादेश, 2024 में बांग्लादेश, 2022 में मॉरिशस और 2025 में सेशल्स। ये 2025 में ऐड हुई है। तो ये जो मेंबर्स कंट्री है इसको साथ आप याद रखिएगा। तीन नाम हमने अभी पढ़ लिए, बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स। और इसके साथ साथ बाकी के जो तीन है वो है इंडिया, मालदीव और तीसरी कौन है, श्रीलंका। तो तीन ही है और फोर्थ ये, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 कंट्रीज है इसमें जो इस जो मीटिंग के अंदर एनएसएस सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु वाज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर। हमें बताना है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है, किस लिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का, एज अनाउंस बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह इन नवंबर 2025। तो ये तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डी हमारा आंसर रहेगा। रोहित शर्मा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इनको। और जो होस्ट कंट्री कौन सी है, होस्ट कंट्री किसके लिए, T20 वर्ल्ड कप। ये भी आप याद रखिएगा। ये वर्ल्ड कप है जो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इंडिया और श्रीलंका। और ये कब से कब तक होगा, फरवरी एंड मार्च में होगा। ये वर्ल्ड कप फरवरी एंड मार्च में होगा। अब बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आइनस माहे कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर 2025। हमें पूछा गया है कि उस कौन सी इस जो किसने ये डेवलप किया, क्या चीज डेवलप किया, आइनस माहे, जो क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है ये। तो इसे किसने, इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है, लेकिन इसको बनाया किसने है, किसने इसको विकसित किया है। तो ये हमारा आंसर रहेगा डी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 25th समर डेफ ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो जापान। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इससे रिलेटेड कि पहले इस क्वेश्चन को पढ़े, हम इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं जो इस डेफ ओलंपिक से रिलेट करते हैं। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। किसने, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है इसके, एडम कोंसा, एडम कोंसा इसके, एडम कोसा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दुशाने, दुशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 2022 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे, 2022 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ब्राजील, ब्राजील में हुए थे। और 2025 में आपको जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, ये कहाँ पे हुआ है, टोक्यो जापान में। और 2027 के कहाँ पे होंगे, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के अंदर होंगे ये। अब बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है उसको पढ़ते चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उनको एलिमिनेट करेंगे। जो 25वें जो ये हुए एडिशन हुआ है 2025 का जो समर डेफ ओलंपिक्स है, इनका जो एडिशन है ये क्या है, 100th एनिवर्सरी है किसकी, डेफ ओलंपिक्स की। और जो पहली बार कब हुए थे, फर्स्ट टाइम कब इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, 1924 में। और तब कहां पे हुए थे, पेरिस फ्रांस में।
एनिवर्सरी है, 100th एनिवर्सरी है। और इसमें क्या हुआ है कि जो ये हुए है, इसमें यूक्रेन ने हाईएस्ट मेडल जीते हैं, डोमिनेट किया है इसमें और टॉप किया है इसमें मेडल टैली के अंदर। मेडल टैली के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें किसने पहले नंबर पे कौन रहा है? यूक्रेन। इसमें कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 तरह के मेडल होते हैं। तो दूसरे पे, तीसरे पे, और इंडिया का भी याद कर लेते हैं। 6th रैंक पे रही है इंडिया। पहले पे यूक्रेन रहा है, दूसरे पे यूएसए रहा है और तीसरे पे जापान। और यूक्रेन ने कितने जीते हैं गोल्ड? जो टॉप है उसके तो आप तीनों याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और टोटल 32, 39 और 29, और टोटल कितने हो गए? 100। इसके बाद जो यूएसए है उसने टोटल 36 जीते हैं और जापान ने 51 और इंडिया ने कितने जीते हैं? 20। और इंडिया के भी आपको याद हो, इंडिया ने कितने मेडल किस किस में जीते हैं, कौन कौन से मेडल किस किस में जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया ने 9 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब इंडिया की तरफ से, इंडिया की जो तरफ से इंडिया के है माहित संधू। इंडिया की तरफ से माहित संधू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो माहित संधू है ये कौन से खेल में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो इंडिया की तरफ से मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रहे हैं, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड थे इनके और 2 सिल्वर। और इंडिया के ये ओनली गोल्फर है, एक गोल्फर भी याद रखिए जिन्होंने इसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और जिनका नाम क्या है? दीक्षा डागर है, जिन्होंने गोल्फ के अंदर गोल्ड जीता है। और इसके साथ साथ रेसलिंग और कराटे में भी इंडिया ने गोल्ड जीता है, जो पहली बार हुआ है। अब जो क्वेश्चन बनता है, जो हमसे पूछा गया है, जो हमारा 15th क्वेश्चन है, वो हमसे क्या पूछा गया है इसमें? यूक्रेन टॉप द ओवरऑल मेडल टैली विद 100 मेडल इंक्लूडिंग 32 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 29 ब्रॉन्ज। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, अभी हमें पढ़ के आए हैं कि यूक्रेन ने टॉप किया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, द 25th समर डेफ ओलंपिक्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये ओलंपिक कमेटी ने किया है, नहीं किया है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेफ, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। इंडिया फिनिश 6th विद टोटल 20 मेडल, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया ने 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, जो उनका हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। इंडिया का 6th रैंक था। फर्स्ट पे यूक्रेन, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे जापान, और इंडिया का जो रैंक रहा था वो 6th रैंक रहा था। तो करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ए और सी स्टेटमेंट जो हमारी सही है। और इसके साथ साथ अगर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि गोल्ड किसने जीता। एटलीस्ट गोल्ड का आप जरूर याद रखेंगे कि गोल्ड किसने जीता था, इवेंट कौन सा था, और स्पोर्ट्स। ठीक है, अब जैसे इसमें आप याद रखेंगे सुमित दहिया, जिन्होंने गोल्ड जीता था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ये इन्होंने क्या किया था, 97 kg की जो मेंस रेसलिंग होती है, इसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। दूसरा दीक्षा डागर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने गोल्ड जीता है, इन्होंने गोल्फ से रिलेट करती है, दीक्षा डागर। ये किससे? गोल्फर है। ठीक है। और इसके बाद तीसरी है, वो कौन है? अभिनव देशवाल। अभिनव देशवाल है, जो किससे रिलेट करते हैं? 25 मीटर पिस्टल इवेंट से हैं जो ये, और ये शूटिंग में है, शूटिंग से रिलेट करता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि अभिनव देशवाल है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे शूटिंग अगर होगा तो आप उसको मार्क करेंगे। इसके साथ साथ आप माहित संधू, जिसको हमने डिस्कस किया, माहित संधू, ये भी
ये किससे आते हैं? 50 मीटर राइफल से, राइफल इवेंट से, जो शूटिंग से रिलेट करता है। और इसके साथ साथ अगर एक क्वेश्चन, एक जो नाम और मैं बताता चलूँ, ये कौन है? अनुया प्रसाद। और ये भी किससे है? ये 10 मीटर पिस्टल, ये भी शूटिंग से है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या पूछा गया है? नेम द इंस्टीट्यूट वेयर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, अनाउंस 720 करोड़ क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटी इन नवंबर 2025। हमसे पूछा गया उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां पे क्या लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या लॉन्च किया है? 720 करोड़ की लागत से क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटी को ओपन किया है। जो ये जगह पूछी गई है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा BC IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में क्या लॉन्च किया गया है? ये फैसिलिटी ओपन की गई है। इसके साथ साथ ये फैसिलिटी किस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ओपन की गई है? ये प्रोजेक्ट है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग ये जो फैसिलिटी है वो ओपन की गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये इंस्टीट्यूट है जो जिसको ये सिलेक्ट किया IIT बॉम्बे, ये 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 100 इंजीनियरिंग कॉलेज जो नेशन वाइड है उनको टीच करेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो एबिलिटी है उसके बारे में, और उनको इन्हेंस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 न्यू लेबर कोड इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2025। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि 4 जो लेबर कोड अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जो इन्फोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, हमें बताना है इनमें से 4 में से कौन सा नहीं है। तो जो पहला है कोड ऑफ वेजेस 2019, ये हमारा सही है, ये लागू किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन है IR कोड जिसको 2020, इसको भी अभी इन्फोर्स किया गया है। जो C हमारा कोड ऑन सोशल जस्टिस, ये हमारा गलत है क्योंकि इसको लागू नहीं किया गया है। तो ये हमारा आंसर यही रहेगा, C हमारा आंसर है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये भी इन्फोर्स किया गया है। और 4th है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसे भी इन्फोर्स किया गया है। तो आप 4 ये जरूर याद रखिएगा कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो, क्योंकि एलिमिनेशन में आसानी रहती है ऐसे अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटर इनटू MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जिसका फुल फॉर्म, विद UN वीमेंस इन नवंबर 2025 टू बूस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। किस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंडिया का किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने UN वीमेन जो है उसके साथ क्या किया है? MOU साइन किया है। किस लिए? बूस्ट करेगा जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, किस लिए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, उनमें पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए। ये इंडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने टाई अप किया है, MOU किया है? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जेम पोर्टल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल was conducted in Cairo, Egypt in November, where India secured 3rd place with 13 medals at the championship. The nation that topped the overall tally was, जो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई थी। कहाँ करवाई थी? कायरो इजिप्ट में। और जो इंडिया का क्या रैंक रहा है? इंडिया ने 3rd रैंक कराया, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 13 मेडल जीते हैं। तो टॉप किसने किया ये हमसे पूछा गया है। जो हमें टॉप पूछा गया है तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा D, चाइना ने इसमें टॉप किया है। चाइना फर्स्ट रैंक पे था, इसमें पहले नंबर पे चाइना था जिसने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 21 मेडल जीते हैं। और दूसरे पे साउथ कोरिया कितने पे रहा है? 2nd रैंक पे है। और इसने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीते हैं इसने।
और इंडिया का आपको बता ही दिया कि इंडिया ने 3rd प्लेस पे रहा इंडिया, और 13 मेडल जीते इंडिया ने। और इंडिया की तरफ से जो गोल्ड जीता है, इसमें किसने जीता है इंडिया की तरफ से गोल्ड? वो जीता है समर्थ राणा। समर्थ राणा, इन्होंने गोल्ड जीता है। वो कौन से इवेंट में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। और रविंदर सिंह है इसके साथ साथ, रविंदर सिंह है जिन्होंने गोल्ड जीता है। और इन्होंने किसमें जीता है? 50 मीटर जो स्टैंडर्ड पिस्टल होती है, पिस्टल इवेंट में। और मेंस की जो टीम थी, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और इसके साथ साथ जो ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, पहली बार कब हुआ था ये कहाँ हुआ था? लियोन, फ्रांस में। और कब हुआ था? 1897 में हुआ था ये। और 2023 में इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान कहाँ पे? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हमारे 20th जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अप्रूव्ड $776 million इन नवंबर फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। हमें पूछा गया है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने पंजाब और महाराष्ट्र को क्या दिया है? $776 मिलियन का जो लोन दिया है वो दिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम हमें बताना है। तो जो हमारा आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड करवाया है। और पंजाब और महाराष्ट्र के लिए, ये पंजाब के लिए कितना है? पंजाब के लिए अगर इंडिविजुअल बात करें तो पंजाब के लिए $286 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया है। और पंजाब का जो पंजाब के किस प्रोजेक्ट में काम करेगा, इस पैसे को किस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा? वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये एजुकेशन पर्पज़ है, उसको एजुकेशन को एक्सेलरेशन के लिए स्कूलों में, उसमें इसको यूज किया जाएगा। जो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में क्या है? फार्मिंग के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के लिए, इसमें $490 मिलियन जो महाराष्ट्र के क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है। और प्रोजेक्ट इसमें क्या है कि महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है उसको फोकस करते हुए ये उनका क्या करेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। और इसके साथ साथ उनकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ताकि उनको बेटर टेक्नोलॉजी का उनको वो नॉलेज हो। और फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है उनको क्या करेगी? बेटरमेंट के लिए, फार्मर्स की लाइवलीहुड को बेटरमेंट के लिए क्या कि इस जो लोन अमाउंट है $490 मिलियन का इसको यूज किया जाएगा फार्मर्स के लिए। और इसके पंजाब के लिए एजुकेशन सेक्टर में इसको यूज किया जाएगा। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। आज के सेशन के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।